Hello students, my name is Puneet Dogra. Welcome to Study Khazana. Good afternoon, good morning, good night, everything. अभी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपको नया चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसकी जो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ढंग से पढ़ना है इसको. हेडिंग डाल दीजिए डिटरमिनेंट्स. चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स. डिटरमिनेंट जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसकी जो वेटेज रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट मिलाकर दोनों 14 मार्क्स के हैं, जिनमें एक क्वेश्चन दो का, दो दो के दो, एक 4 का, एक 6 का. तो जो टॉपिक आज मैं करा रहा हूं वो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो 6 का आता है. अदरवाइज वो टॉपिक जो है वो आपका 4 का आता है. लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है. हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. उसके कुछ रूल्स है, उनको समझना जरूरी है. डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं, पहले हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट होता क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं. तो सबसे पहले व्हाट इज डिटरमिनेंट, लिखना कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर तो आता नहीं है. डिटरमिनेंट आप ऐसा कह सकते हो कि डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिसेस के चाचा का लड़का है. अब उसके चाचा का लड़का मतलब दोनों कजन भाई है. कहने का मतलब ये है, अगर आपको कभी भी मैट्रिसेस की वैल्यू चेक करनी है कितनी है, दैट इज जो आपको बताता है वो बताता है डिटरमिनेंट बताता है मैट्रिसेस की वैल्यू कितनी है. अगर आपको चेक करना है किसी भी मैट्रिसेस की वैल्यू कितनी है तो आपको बताएगा डिटरमिनेंट. जैसे कि मैंने बोला ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. मैंने ये बोला था ना, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हैविंग वैल्यू 1. अब इस वैल्यू का मतलब क्या है भाई, हैविंग वैल्यू 1. आपको कैसे पता इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 100 क्यों नहीं है, 100 ऐसे 100, ये वैल्यू क्यों नहीं है. तो ये जो है हमें डिटरमिनेंट बताएगा कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें टॉपिक को समझने से पहले समझना पड़ेगा डिटरमिनेंट का मतलब समझ में आ गया क्या है. किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को जो बताएगा वो डिटरमिनेंट है, बस. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इतना है बस, और कुछ नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया था, दो डंडों में ऐसे. इसके एलिमेंट उसी तरीके से होते हैं जैसे मैट्रिसेस के होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं 3x3 मैट्रिसेस का, उससे 2x2 का भी हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है, इसको करते कैसे हैं समझ लीजिए एक बारी. जैसे हम इसकी वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है. तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट. आप सीखेंगे एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट. जो आप सीखेंगे एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट वो सीख रहे हैं सबसे पहले एक्सपेंडिंग अलोंग R1. एक्सपेंडिंग अलोंग R1, रो 1 से एक्सपेंशन करना सीख रहे हैं. अगर आपको कभी भी रो 1 से एक्सपैंड करना है तो आपके पास बड़ा सिंपल सा मेथड है, वो मेथड को समझ लीजिए. रो 1 के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट होते हैं रो 1 के अंदर. जैसे कि होता है A11, आपके पास रो 1 में तीन एलिमेंट होते हैं. एक होता है हमारे पास A11, एक होता है A12, एक होता है A13. आपको इन तीनों एलिमेंट का ध्यान रखना है, इन तीनों एलिमेंट का ख्याल रखना है. ठीक है, सबसे पहले जब मैं बात करूंगा A11 की, A11 को क्या बोलते हैं, A11 को बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. ऐसे ही बोलते हैं ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यही सिखाया जाता है आपको. तो आप लिखेंगे A11, लिख दिया, उसके बाद डेट में लिख देंगे A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. ये आपकी कैंसिल हो जाती है, इसको आपको यूज ही नहीं करना है. बचेगा क्या आपका A22, A23, A32, A33. ठीक है, क्या हो गया, एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट करनी है रो 1 के अलोंग में, A11 आपका चला गया. ठीक है, अब और क्या आता है इसके अंदर, A12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल कर देंगे. हाँ, जो कॉर्नर पॉइंट आएगा आपको उसे लिखना है पहले, आपने लिखा उसको. उसके बाद बचा क्या क्या, आपके एलिमेंट बच गए 1, 2, 3, 4. इन चारों एलिमेंट को लिख देंगे A21, A23, A31, A33. ठीक है, लिख दिया ऐसे, A12 का काम खत्म.
अब बारी किसकी आएगी, A13 की। A13 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही होता है ना भाई, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, जिसमें कॉर्नर क्या आया A13, कॉर्नर लिखेंगे सबसे पहले A13, बचा क्या क्या A21, A22, A31, A32, स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सपेंशन करनी है, ये आपकी हो जाएगी एक्सपेंशन। अब देखिए एक्चुअली में एक्सपेंशन होती कैसे है, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा A11, पहले इसको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई A22 इंटू A33 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई A32 इंटू A23, ठीक है, ये सिर्फ इसकी एक्सपेंशन हुई है। उसके बाद माइनस A12, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई A21 A21 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 इंटू A23, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर से नीचे देन माइनस नीचे से ऊपर, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, प्लस A13 ऐसे का ऐसा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई A31 इंटू A22। हमने ऐसे ही एक्सपैंड किया था, जैसे हमने अभी एक्सपैंड किया है, हमने जैसे भी अभी एक्सपैंड किया है ऐसे ही हमने एक्सपैंड किया था डिटरमिनेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तब हमें पता लगा इस पूरे का जो आंसर आया, जो इस पूरे का आंसर आया वो आया 1, तो इसलिए हमने बोल दिया इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है 1। समझ में आया, ऐसे एक्सपैंड करने से पता लगता है किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है। अभी हमने सीखा है सिर्फ रो 1 से एक्सपैंड करना, अभी हम सीखेंगे रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। आप किसी से भी एक्सपैंड करो, चाहे रो से एक्सपैंड करो, चाहे कॉलम से एक्सपैंड करो, चाहे किसी भी रो से, चाहे किसी भी कॉलम से, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को चाहे आप रो 1 से एक्सपैंड करो, रो 2 से या रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, किसी से भी एक्सपैंड करो, उन 6 तरीके में से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में। किसी और मैट्रिक्स का आंसर अगर 2 आ रहा है तो किसी भी तरीके से उसे एक्सपैंड कर लो, उसका आंसर भी हमेशा 2 ही आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है सब बच्चों को, ठीक है। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, हम फटाफट आगे स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से कॉपी कीजिएगा। एक्सपेंशन और भी सीखेंगे अभी हम, और मैंने कुछ इसीलिए अपने पीछे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स का आप ध्यान रखेंगे, इन रूल्स को आप पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, बट ये रूल्स मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। कॉपी करने में थोड़ा टाइम कम लगाया करो, हाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, समझने में थोड़ा दिक्कत आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगा। देखिए आगे चल रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग सीखते हैं। जैसे कोई भी डिटरमिनेंट आ गया 2 3 4 5 1 2 0 -1 -2, ये है, हमने सीखा है अभी एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम सीख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। रो 1 में आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, A11, A12, A13, यही 3 एलिमेंट होते हैं, जो कि मेरा 2 है, 3 है और 4 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
जब मैं बात करूंगा रो 1 की, अभी कॉपी नहीं कर लो, पहले समझ लो फिर उसके बाद करना। A11, A12, A13। 1-1 का क्या मतलब होता है? 1-1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होता है 1-1 का मतलब भाई, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा वो? 2 आ गया कॉर्नर में, कॉर्नर क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है कॉर्नर। उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे 1 2 -1 -2। अभी आपको मैं एक स्टेप स्किप करना सिखाऊंगा, बट अभी पहले आप इस मेथड से समझ लो, ठीक है? A11 का काम खत्म, ठीक है? अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी A12 की। A12 को काटना है मुझे। A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A12 का मतलब यही होता है। देखिए कॉर्नर क्या आ रहा है इसका? कॉर्नर आ रहा है 3। यहाँ पे लिखेंगे 3, पहली टर्म प्लस, दूसरी वाली माइनस। बचा क्या क्या? 4 एलिमेंट बच गए, 5 2 0 और -2। 5 2 0 और -2, ये लिख देते हैं 5 2 0 और -2। पहली टर्म प्लस, दूसरी वाली माइनस, फिर दोबारा प्लस। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये 1-3 होता है, गलती से मैंने 1-2 लिख दिया। देखिए अब बारी है 1-3। 1-3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम काटूंगा। फर्स्ट रो काट दी और थर्ड कॉलम काट दिया। सबसे पहले लिखूंगा कॉर्नर, कॉर्नर है मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय, कैसे लिखेंगे? 5 1 0 -1, 5 1 0 और -1। ये आपकी आगे एक्सपेंशन। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। 2 ऐसे का ऐसा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है इससे -2, उसके बाद बीच में साइन आता है माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? -2 -3। ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले से, पहले ऐसे ही करते हैं, -10 देन माइनस इससे -0 इंटू 2, मैं 0 लिख रहा हूं सीधा, +4 दिस -5 -0। ये कितना आ जाएगा मेरा? 2 इंटू 0, क्योंकि +2 -1 कितना, -2 कितना होगा? 0। -3 इंटू -10 +4 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू +30 और -20, यानी आंसर आ गया मेरा 10। ऐसे आप किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। फटाफट से इसे कॉपी करना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपेंडिंग अलोंग किसी और रो से। करते रहो, कॉपी करते रहो। ये पार्ट अगर रफ में लिख लोगे तो आसानी हो जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग करने के टाइम हमें थोड़ा सा लगता है, बट वैसे आसान टॉपिक है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं एक्सपेंडिंग अलोंग सिखा रहा हूं आपको C2 से, और इन दोनों की एक्सपेंशन के बाद से आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअली किसी भी तरीके से एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है?
ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले दूंगा, एग्जांपल इसका आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि करना क्या है, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 सिखा रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने एक्सपेंडिंग अलोंग R1 सिखाया। अगर आप C2 को समझोगे तो आपको कॉलम के सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे, आर रो के आपको सारे प्रोसेस ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं, क्योंकि रो 1 से आपने एक्सपेंड कर लिया। अब कॉलम 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉलम 2 में देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो कॉलम 2 में तीन एलिमेंट जो होते हैं A12, A22, A32 होता है, ये तीन एलिमेंट पाए जाते हैं कॉलम 2 में। जब मैं बात करूंगा 1-2 की, 1-2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, यही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, यानी बाहर जो आएगा आपका आएगा A12 मल्टीप्लाई बाय A21, A23, A31, A33। ठीक है, उसके बाद ये पहला काम खत्म। उसके बाद बारी किसकी है, उसके बाद बारी बताइए किसकी, आपकी बारी है A22 की। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही है ना A22 का मतलब, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, कॉर्नर आएगा A22, A22 पहली टर्म प्लस दूसरी माइनस, A11 सबसे पहले क्या लिखेंगे, A11, A12, A11, A12, 13 है सॉरी, उसके बाद A31, A33। सर आपका काम खत्म इसका। अब बारी किसकी है, बारी है 3-2 की। 3-2 मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यही मतलब है ना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। कॉर्नर क्या आया, कॉर्नर आया ये, ऊपर से नीचे A11, A13, A21, A23। बस एक छोटा सा चेंज है, और वो छोटा सा चेंज समझ लो क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए, आपने कॉलम 2 से एक्सपैंड करा है, तो आप सबसे पहले माइनस लगा देंगे बाहर। क्यों, जब भी रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो बाहर ब्रैकेट के जो बाहर रहता है वो रहता है प्लस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो 2 से करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर लगा देना है माइनस, फिर रो 3 से करना है तो प्लस, प्लस माइनस प्लस, सेम कॉलम का केस। कॉलम 1 से करोगे तो प्लस, कॉलम 2 से करोगे तो माइनस, कॉलम 3 से करोगे तो बाहर लगा दोगे प्लस। जो ये बाहर माइनस का साइन लगाया इसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने इसे कॉलम 2 से एक्सपेंड किया था, तो मैं क्या लगा दूंगा बाहर माइनस, या फिर आप ये भी कह सकते हो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस और माइनस, तो उल्टे साइन हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम जो पिछले वाला क्वेश्चन है आपका, जो आपने अभी किया था, उसको आपको कॉलम 2 से करके लाना है, और आंसर आपको इसका पता है। आंसर इसका आपका आया था, कितना आया था इसका आंसर, इसका आंसर आपका आया था 10, तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग C2 को। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, अच्छी प्रॉपर्टीज है, समझनी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपका कंफर्म 100%
वन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। इन प्रॉपर्टी के जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू रोज, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है सेम, ऑब्लिक सेम, देन डेट यानी डेटर्मिनेंट, डेटर्मिनेंट को दूसरे तरीके से डिनोट किया था डेल्टा, ऐसे भी डिनोट किया था, दिस इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, अगर कोई रो है 1 2 3 0 4 5 1 2 3, ये हमेशा बराबर होगी 4 5 6 4 5 6 0 2 0। आंसर हमेशा इनका 0 होगा। क्यों होगा आंसर 0 ये समझ लो, बिकॉज ये देखो ये वाली रो और ये वाली रो सेम है, ये वाली रो सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, तो ऐसे केस में ये दोनों सेम और यहाँ पे ये दोनों सेम, तो ऐसे केस में आपका आंसर हमेशा कितना होता है 0 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनी रो और एनी कॉलम इज, इफ एलिमेंट्स ऑफ, इफ all elements of या every elements of, every element of any row or column is 0 then that is equal to 0। एग्जाम्पल देखिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी 1 2 1 0 0 0 माइनस 1 2 3। क्यों होगी इसकी वैल्यू 0? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी जो रो है और ये पूरा जो कॉलम है ये सेम 0 है, तो अगर कभी भी पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो आपका हमेशा डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एनी कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड either by single row और सिंगल कॉलम। एनी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है वो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो या तो किसी भी एक रो से करो या किसी भी एक कॉलम से करो। एग्जांपल देख लो इसका, क्या एग्जांपल होगा, जैसे मैंने बोला 1 2 3 1 1 1 0 1 -1, बाहर लिखा हुआ 1/2, आप चाहते हो कि इस 2 को मल्टीप्लाई करना। भाई आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में तो जो ये 1/2 या 1/3 जो भी आता था ये हमेशा हर एक एलिमेंट के साथ होता, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी एक पूरी रो के साथ होगा या किसी भी एक पूरे कॉलम के साथ, आपके ऊपर आप किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि मैं लिख सकता हूं इसको 1/2 1 और 3/2, मैंने क्या किया फर्स्ट रो में कर दिया, करने को मैं सेकंड में भी कर सकता था लेकिन किसी एक में, आपकी अपनी मर्जी है किस में करना चाहते हो, और वैसे सहूलियत पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा आसान होता है, ठीक है। और आप चाहते तो इसे कॉलम में भी कर सकते थे, जैसे मैं इस वाले कॉलम में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखूंगा 1/2 1/2 0 2 1 1 3 1 -1, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कॉपी कर लीजिए, आगे चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज और भी बतेरी हैं बट सारी मैं लिखवाऊंगा नहीं, यूज होती जाएंगी, साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि इन्हें कोई लर्न करने के लिए आपको बैठना नहीं है, अलग से टाइम लगाना नहीं है इसको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, सिंपल से कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चंस पे आ रहे हैं इसी से रिलेटेड। बच्चे कहेंगे सर इतनी जल्दी, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल इतनी जल्दी। आप सबसे पहले तो असाइनमेंट निकाल लीजिए 4.1, असाइनमेंट निकाल लीजिए 4.1। असाइनमेंट सबके पास होना चाहिए जब मेरे पास बैठे, और इस चैप्टर में तो जरूर होना चाहिए क्योंकि मैं पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो असाइनमेंट से ही कराऊंगा। ठीक है, 4.1 क्वेश्चन नंबर 19। आप मेरे से दो चैप्टर पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, लेकिन आपने देखा है मैंने एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और असाइनमेंट का सॉल्व कराया। हाँ, सीरीज सीक्वेंस मेरा हमेशा अलग होता है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं अपने तरीके से कराता हूँ, कोई अपने तरीके से कराता है, लेकिन मेरा सीक्वेंस अलग है, किसी और का सीक्वेंस अलग होता है। एनसीईआरटी को कोई बच्चा टच नहीं करेगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे पहले मैं बता रहा हूं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट, देखिए सारे क्वेश्चन इसके अंदर प्रूव करने वाले हैं। a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ लिख लो। प्रूफ करना है हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन लिख लो पहले। देखिए 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं डिटरमिनेंट के, वो बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इजीली सॉल्व होने का मतलब है उसके अंदर ज्यादातर यही प्रोसेस चलता है, या तो किसी भी रो ऐड होके आंसर आ रहा होता है या किसी भी रो का माइनस करके आंसर आ रहा होता है। 70-80% इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आपको देखना पड़ता है आप प्रूफ क्या करना है। अभी देखो आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो आपको बड़ा सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है, और वो फंडा सुन लीजिए एक बारी क्या है। मैंने क्या क्या करके देखा, मैंने कहा अगर मैं रो वन में, रो वन ये रो वन में ऐड कर दूं रो टू को और ऐड कर दूं रो थ्री को, मतलब तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो 2a प्लस 2a 4a प्लस a मेरा आ जाएगा 5a माइनस बी माइनस सी। मेरे को प्रूफ में चाहिए a प्लस बी प्लस सी। गलत है, ये नहीं करेंगे प्रोसेस, ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैंने क्या किया, R1 में, ये रो वन है, रो वन में ऐड कर दिया रो टू को और ऐड कर दिया रो थ्री को, तो उस केस में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो ये मेरा आया a प्लस b प्लस c जो मुझे चाहिए। तो आपको करना बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ऐड करके देखना है सबसे पहले किसी भी तीन रो को या किसी भी तीन कॉलम को। ठीक है, कॉलम को ऐड करने से जो मुझे प्रूव करना है मैं उसके नियर बाय बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फंडा अप्लाई करूंगा, और वो फंडा क्या है, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। और रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री में मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को चेक किया है, इन दोनों को तो चेक ही नहीं करा, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो आपके बाकी एलिमेंट जो है वो भी आएंगे ही आएंगे। तो आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है आप उसके हिसाब से चलेंगे। आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी। आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए तो मेरे को a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अगर मैंने रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री करा, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री करा, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो ऐसे केस में इससे पता लगता है आपको जो मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, आप करेंगे पहला स्टेप रो वन टेंडिंग टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। अब आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप करेंगे इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैट्रिसेस के इनवर्स वाला रूल नहीं है कि अगर रो में कर दिया तो रो में ही चलना है, नहीं, इसमें आप किसी में भी चल सकते हो। रो में चलना है तो रो में, कॉलम में चलना है तो कॉलम में।
हाँ, कोई भी दो रो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती, वो इनवर्स वाले फंडे है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले डेट मींस डेल्टा, आपने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, फिर 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, और ये 2b ऐसे का ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये डेल्टा मेरा जो आ गया वो आ गया a प्लस बी प्लस सी, आप सॉल्व करके देख लीजिए, 2a में से एक गया a, b और c, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यही मैंने आपको बोला था, सेम इसमें a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने बोला था कोई भी कांस्टेंट को जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो या तो किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में, तो इसका मतलब अगर आपको कॉमन निकालना है तो आप किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल लो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपको प्रूफ में चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉपी नहीं करना, समझना इसको, खाली कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा मैं। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, रो 1 से आपने कॉमन लिया, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूंगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। देखिए आपके सबसे ज्यादा मजे तब आ जाते हैं जब आपके तीनों रो में एक ही साथ 1 आ जाए या तीनों कॉलम में एक साथ 1 आ जाए, तो आपके मजे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो। सबसे पहले क्या किया आपने, देखा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 क्या मेरा प्रूफ के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो मजे है। अच्छा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कुछ बनाएंगे, देखेंगे दूसरा प्रोसेस होगा उसके लिए। सबसे पहले क्या करा हमने, a प्लस बी प्लस सी, जब हमने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया तो मेरा a प्लस बी प्लस सी आ गया, मैंने उसे कॉमन निकाल दिया। अब जब भी 3 1 बन जाए तो आपका टारगेट रहेगा 2 0 बनाने का। अब एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, 2 0 देखिए कैसे बनाते हैं, बच्चा कहता है सर ऐसा करो c1 टेंडिंग टू c1 माइनस c2, ठीक है भाई कर देता हूं, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, बाकी एलिमेंट को मत देखो, और c2 टेंडिंग टू c2 माइनस c3, तो मैं बोलूंगा गलत है ये। क्यों है, एक ही क्वेश्चन एक ही बारी में कर रहे हो आप, ये वन टाइम प्रोसेस हो रहा है, एक ही बारी में आप कर रहे हो ये काम, एक ही बारी में आप C2 का यूज कर लेते हो और C2 में माइनस कर देते हो, ये गलत होगा। आप ये कर सकते हो कि C2 का यूज करो, आपने C2 का यूज यहां पे भी करा और C2 का यूज यहां पे भी करा, आप ये कर सकते थे कि C3 में से दोनों को माइनस कर दो। बेटा मेरे को उम्मीद है कि ये जो पहला क्वेश्चन है अगर आपको 10% से 20% भी समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, आप देखना अगले वाले का आंसर आप खुद बताओगे, बट पहला पूरे बढ़िया तरीके से समझो। ठीक है ना, कॉपी करने का भी टाइम दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसका इस्तेमाल यहां पे भी करा और यहां पे भी किया, माइनस किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी ऐसे का ऐसा, 1 माइनस 1 हो गया 0, 2b में मैंने माइनस करा इन तीनों को, तो 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसमें कुछ भी नहीं करा है मैंने, 1 में माइनस किया 1 को, डायरेक्ट लिख देता हूं 0, 2b में माइनस करूंगा b माइनस सी माइनस ए को, और c माइनस ए माइनस बी में हमने माइनस किया 2c को, यहां पर हो गया 2c माइनस 2c। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है आपका, a प्लस बी प्लस सी 0 1 0, 2b में ये माइनस करके मैं रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं, 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, 2b में से एक b गए, कितना बचा b,
बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा। 2b में आप माइनस कर दीजिए, 2b माइनस बी माइनस प्लस सी प्लस ए, यानी ये आ गया b प्लस सी प्लस ए, ये आ गया 0, ये आ गया 2c, इसको करा हमने कैलकुलेट, माइनस सी माइनस ए माइनस बी आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गई हमारी सारी। अभी देखो आगे, अगर आप देखो तो इसमें से आपका कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, कैसे भाई, जीरो के साथ तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो जीरो के साथ शायद a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, लिखना नहीं इसको, ये जानबूझ के मैंने ग्रीन में लिखकर दिखाया ताकि आप इसे कॉपी करते टाइम इसे ना लिखें। a प्लस बी प्लस सी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो रहता है, तो जीरो को हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब मेरा a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, यहां से पूरे से, इस पूरे में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो एक तो है ही, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की पावर 2, और मैं लिखूंगा इसे 3। अभी रुक जाओ, 2 मत लिखना, अभी बताता हूं क्यों, एक और आएगा कॉमन, अगर ये कॉमन निकाल लूंगा तो 0 बचेगा, तो सॉरी 1 बचेगा, ये तो 0 है ही और ये भी 0 है, ठीक है, ये लिखना नहीं है पर समझने वाली चीज है, बट मैं आप फिर भी मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। 1 ऐसे का ऐसा, b माइनस सी माइनस ए ऐसे का ऐसा, 2c ऐसे का ऐसा। अगर आप चाहो तो यहां से भी एक बारी कॉमन ले सकते हो, इस जीरो को तो परेशानी है ही नहीं, ये 1 और इधर से क्या बचेगा, -1 बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा होल क्यूब, जो हमें प्रूफ करना था। यानी इस पूरे पार्ट का जो आंसर आएगा, इस पूरे पार्ट का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मेरा RHS होता है, लेकिन 1 कैसे आएगा ये नहीं पता, हमें करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक्सपेंडिंग करनी है, अब हम इसे एक्सपैंड कर देंगे। अब एक्सपेंडिंग आपको कब करनी है, कैसे पता लगेगा, जब भी आपके दो जीरो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में बन जाए तो आप एक्सपेंड कर देंगे। 2 जीरो एक साथ एक कॉलम में बन रहे हैं, पूरे एक कॉलम में, और देखा जाए तो 2 जीरो एक साथ पूरे एक रो में भी बन रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से एक्सपैंड होता है और बड़े इजी तरीके से। मैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 में 3 एलिमेंट होते हैं, A11, A21 एंड A31। अगर मैं बात करूं A11 की, तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, कॉर्नर आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी माइनस ए 1 2c माइनस 1, बाहर तो आपका ये लगा ही हुआ है, पहला एलिमेंट का काम खत्म। C1 के थ्रू कर रहे हैं, C1 में 3 एलिमेंट होते हैं, याद रखना। उसके बाद क्या आएगा, माइनस, दूसरा एलिमेंट क्या होता है C1 का दूसरा 3 एलिमेंट होता है, मैं तीनों एलिमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, एक तो A11, A21, A31, पहला हो गया 21 की बारी हो रही है, 21 को काट दिया मैंने, 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही होता है 21, तो क्या होएगा 21 का, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2c -1, ठीक है। अब क्या होएगा, A31 को काट दिया, 31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कॉर्नर आ गया इसमें 0, ये बचा के लिख दूंगा मैं 1 0 b माइनस सी माइनस ए और 1। अब बेटा मैं इस पूरे को एक्सपैंड करके कैलकुलेट कर देता हूं। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऐसे ना, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हमेशा 0 ही होता है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई इसका आंसर होगा 0 -1, ये इससे मल्टीप्लाई -1 माइनस ये दोनों इससे मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ग्रुप कुछ भी आए हमेशा 0 होगा, एक्सपैंड ही मत करो, यहां लिखो 1, सॉरी 0 आया ना मल्टीप्लाई करके, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू RHS। अगर आपको ये क्वेश्चन 10% भी समझ में आया, स्टार्टिंग के 2 स्टेप 3 स्टेप भी समझ में आ गए, मेरी मेहनत इस क्वेश्चन को करवाए में सफल होगी, मैं आपको ये भी बता दूं।
अब बच्चा सोचेगा क्यों सर इतना बड़ा क्वेश्चन और ऊपर से आप कह रहे हो सिर्फ 10%? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट करा है, ठीक है। अभी धीरे 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 सेकंड, मैं कह रहा हूं दूसरे में ही आप खुद आंसर बताओगे, दूसरे में अभी देखना मेरे साथ, खुद कहोगे अरे ऐसे करेंगे यार, ठीक है। अभी देखते रहो, पहले कॉपी करना शुरू करो फटाफट से। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया है, पहले प्रोसेस से शुरू करेंगे सारे बच्चे, करो शुरू, कॉपी स्पीड से करना। ये कॉर्नर में लिखा हुआ है 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। पहला स्टेप हटा दिया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर 16, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखेंगे। y प्लस के y y y y y प्लस के y y y प्लस के स्क्वायर 3y प्लस के। ये क्वेश्चन है, कहता है प्रूफ करो इसको भी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन इजीली समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बोला था, या तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3। सपोज मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 करा, अगर मैं करता हूं तो y प्लस के प्लस y प्लस y 3y प्लस के आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस है C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? और ये देख के ही आपको पता लग गया होगा कि आपको जो चीज चाहिए वो अवेलेबल है। आपने C1 प्लस C2 प्लस C3 करा, C1 के अंदर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, y प्लस के प्लस y प्लस y, y प्लस y प्लस के प्लस y, y प्लस y प्लस y प्लस के, और बाकी सारे ऐसे कैसे। ठीक है, ये मैं यही लिख देता हूं। ये हो गया मेरा 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के। आपको क्या समझाया था उसके बाद? आपको ये समझाया गया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अब ये तीनों सेम हो गई, अब ये तीनों टर्म सेम है, आप चाहो तो ये कॉमन निकाल लो, तो यानी y प्लस के 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1, तो हो जाएगा 3y प्लस के कॉमन आ गया, बचेगा क्या 1 1 1। आपके मजे हो गए, मैंने आपको यही बताया था, अगर किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 1 बन जाए तो आप क्या बनाएंगे, 2 0 बनाएंगे और उसके बाद एक्सपैंड कर देंगे। तो अगर आपने चाहा तो इस R2 में ऐसे माइनस कर सकते हैं, यानी R1 टेंडिंग टू, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, उससे ये 0 हो जाएगा, और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2। तो कैसे करेंगे देखिए एक बारी, मैं लिखूंगा, कॉपी नहीं करो अभी, पहले समझ लो। R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2, ये हो जाएगा 3y प्लस के 0, 1 माइनस 1 0 होता है। अब इसमें ये माइनस होगा, y माइनस के, ये कट गया, माइनस के बच गया। अब y माइनस y मेरा 0 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 से मैंने इसको 1 को किया, ये भी 0 हो जाएगा। पहले रो 2 में कुछ नहीं हुआ, रो 2 में लिख दो ऐसे कैसा 0, y माइनस के, मतलब मैंने y प्लस के को यहाँ पे माइनस किया, तो ये हो जाएगा y से y गया माइनस के, और ये वाला y इसमें से माइनस करूं, y प्लस के माइनस y, ये कट के मेरा आ गया k। ठीक है, अभी देखिए कुछ और कॉमन आ रहा है मेरा, मैं अगर देखूं तो मेरा यहाँ से k कॉमन निकल रहा है और यहाँ से भी k कॉमन आ रहा है, और मेरे को k स्क्वायर चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रूफ आप देखो, आपको k स्क्वायर चाहिए, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, यहाँ से k निकालूंगा कॉमन और यहाँ से भी k निकालूंगा कॉमन। तो मैं लिखूंगा टेकिंग k कॉमन फ्रॉम R1 एंड R3, दोनों में से कॉमन लिया, क्या हो जाएगा k स्क्वायर 3y प्लस के 0 माइनस 1 0, 1 y प्लस के y 0 माइनस 1 1।
अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दो चाहे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दो। मैं कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है इस बार R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। देखो जिसमें तो 0 आ गया उसके तो एलिमेंट लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई यही करा था हमने पहले भी भाई। आप देखो तो आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A13। जब आप A11 की बात करने जाते हो तो क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉर्नर क्या आया आपका 0, तो अगर आप कॉर्नर में 0 लिखोगे तो वो तो 0 ही हो जाना है, उसको तो पंगे लेने नहीं आपने, ठीक है। तो ये रहेगा 0 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, यानी कॉर्नर क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1y01, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अगला देखो 13 में क्या होगा, 0 है तो 0 लिख देता हूं। तो ऐसे इसीलिए इसको एक्सपेंशन करने में खासी प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर 2 0 बने हो, इसलिए मैं बोलता हूँ 2 0 बनाओगे तो आसान पड़ेगा, तो उससे आपको सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया k² 3y प्लस k, ये हो गया मेरा +1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 0, तो आंसर आ गया k² इंटू 3y प्लस k इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या करा हमने, देखा हमें 3y प्लस k चाहिए, कैसे आ रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके आ रहा है, पहले हमने 3y प्लस k को कॉमन निकाल लिया, 3 1 बन गए, 2 0 बनाने, एक्सपैंड करना है, कैसे बनाने 2 0, रो 2 का इस्तेमाल करो, ऊपर भी यूज करो नीचे भी यूज करो, बस आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी करो इसे फटाफट से, यहां से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, कोई होमवर्क नहीं करना, यही 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में घर से करके लाने हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। पार्ट नंबर 17 करेंगे, 19 क्वेश्चन का 17 पार्ट, ठीक है। 16 पार्ट ये था, 17 पार्ट करेंगे।
तो जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया 17 पार्ट को लिखना शुरू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 17 पार्ट ये कहता है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में शुरू करेंगे। चलो कर लेते हैं अभी क्वेश्चन को, लिखो एक बार लिख लो, कर लेते हैं अभी, कर लेते हैं, लगे हाथ हो ही जाएगा तो हो जाएगा। करो 17th पार्ट, क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन को। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आप मेरे साथ साथ कर सकते हो चाहो तो। आपको चाहिए 5x प्लस 4, चलो रहने दो अभी, साथ साथ नहीं करना, समझना पहले। 5x प्लस 4 चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके देख लो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके देख लो, जिससे आपका आंसर 5x प्लस 4 या ये आ जाए, आपका काम बन जाएगा। अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहा हूं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, 2 2 4 5, 5x प्लस 4, मेरा तो आंसर आ गया। मैं लिखूंगा रो 1 टेंडिंग टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 2 4 और एक 5, 5x प्लस 4, 2 3 और 2 5, 5x प्लस 4, 2 2 4 और एक 5, 5x प्लस 4। अब ये ऑब्वियस है, कॉमन आ जाएगा, 3 1 बन जाएंगे, 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो सेम ही सेम है, हर किसी में सेम कॉन्सेप्ट है। क्या होगा अगला स्टेप, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, यही होगा। देखिए 5x प्लस 4 कॉमन लिया मैंने, 1 1 1 बच गया, 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। ठीक है, अभी 2 0 बनाने के लिए इसका यूज यहां पर और इसका यूज यहां करूंगा, तो क्या लिखूंगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में बड़े आराम से लिख सकता हूं मैं, कॉलम 1 टेंडिंग टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 टेंडिंग टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 का दोनों जगह इस्तेमाल करा। देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस x माइनस 4, कितना हो जाएगा ये x माइनस 4, और ये 2x माइनस 2x 0, क्योंकि अब अगर आप माइनस करोगे तो 0 ही होगा ना, ये तो ये 1 में से इसको माइनस किया 0, 2x माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 आ गया ये भी, और इस 2x में से इसको करा तो x प्लस 4 माइनस 2x माइनस x प्लस 4, उल्टे हैं 1x प्लस 4 एंड 2x। अब एक्सपेंशन करने से पहले आपका कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। आपको चाहिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा सिंपल सा फंडा अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा 5x प्लस 4 0 माइनस कॉमन 4x 4 माइनस x 0 1x प्लस 4 2x 0, यहां से मैंने कॉमन लिया माइनस, तो 4 माइनस एक्स लिख सकता हूं, और ये तो ऑलरेडी 4 माइनस एक्स है। अब अगर आपने 4 माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया, कहां से निकालेंगे आप कॉमन, अगर आपने इसमें से कॉमन निकाल लिया, दोनों में से 4 माइनस एक्स को कॉमन निकाले तो आपका काम बन जाएगा। यानी आप कहेंगे टेकिंग 4, अच्छा ये जो साथ में लिख रहा हूं ना मैं स्टेप, ये साथ में नहीं लिखना, आपको नीचे लिखना है हर बार। स्टेप जो भी लिखा जाएगा टेकिंग वगैरह ये सब आपको नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं, टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 बोथ, दोनों में से निकाल रहे हो,
तो आप कहेंगे 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 1 0, 1x प्लस 4 2x, 0 माइनस 1 1। अब एक्सपैंड कर देते हैं, अलोंग R1 कर रहा हूं मैं, R1 के थ्रू भी कर सकता हूं, C1 के थ्रू भी कर सकता हूं और C3 के थ्रू भी कर सकता हूं। तो टेकिंग सॉरी एक्सपेंडिंग along R1, ये तो ऐसे का ऐसा आएगा, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करा है। सबसे पहले जब आप एक्सपैंड करने जाएंगे R1 में A11 A12 एंड A13, 11 आपका 0 है, करूंगा ही नहीं मैं, माइनस बारी किसकी आएगी 12 की, 12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही होता है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आपका माइनस ये, उसके बाद अब आप डायरेक्ट करना सीखोगे। आप पहले एलिमेंट लिखते थे ना -1 0 1, ऐसे लिखते थे ना एलिमेंट। अब मैं ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई -1 और माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। लास्ट बारी किसकी है A13 की, A13 तो ऑलरेडी 0 है, उसको भी नहीं लिखूंगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया ये हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे ये हमारा प्रूव होता है। तो अभी आप पहले कॉपी करेंगे फिर घर जाएंगे, अभी हरकतें नहीं करना, कॉपी करो पहले, चलो शुरू करो। तो आज हमने 19th क्वेश्चन का आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 19th के 3 पार्ट करे हमने, एक पार्ट नंबर 2 और एक पार्ट नंबर 16 और एक पार्ट नंबर 17, ये 3 पार्ट हमने आज खत्म करे 19 क्वेश्चन के, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो फटाफट से, पहले थोड़ा स्पीड से कॉपी करना। ये जितना भी साइड में लिखा है मैंने, इसको आप नीचे लिखेंगे। लिख लिया सबने? तो चलो ठीक है, आज आज का जो हमारा काम था उसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टोंग।